नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। एक नजर हेडलाइंस पर। संसद में नहीं बोलने देने के प्रधानमंत्री के बयान पर राहुल का जवाब। कहा, एक तरफा बातों से परेशान हो गई है जनता, ईमानदारी से संसद में सवालों का दे जवाब। शशिकला को एआईएडीएमके की कमान सौंपने की तैयारी। मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किया समर्थन। कहा, दूसरे विकल्प की बात भी बेमानी। देश भर में आयकर विभाग के छापे, 5 जगहों पर 33 करोड़ से ज्यादा के नए नोट बरामद। दिल्ली में एक लॉ फर्म से भी बरामद हुए 2.5 करोड़ के नए नोट। इस्तांबुल में फुटबॉल स्टेडियम के बाहर बम धमाके, 29 की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। सुरक्षा बलों को ले जा रही बस को निशाना बनाकर हमला। और जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत की लगातार दूसरी जीत। इंग्लैंड को 5-3 से दी शिकस्त, क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की। और खबरें विस्तार से। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद का सामना करने और सांसदों के सवालों का जवाब देने के लिए कहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि जनता उनकी एक तरफा कही गई बातों से थक गई है। राहुल ने ट्वीट किया कि जनता आपकी एक तरफा बातों से तंग आ गई है। साथ ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से यह आग्रह किया कि वो ईमानदारी से संसद का सामना करें और सांसदों के सवालों का जवाब दें। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया। जनसभाओं में नोटबंदी पर बयान देने की मजबूरी बताते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दे रहा। गुजरात में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद नए पाप करने वाले भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के डीसा में रैली की। उन्होंने नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में अवरोध को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो संसद में बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, इसलिए उन्होंने जनसभा में बोलने का फैसला लिया। सरकार कहती है प्रधानमंत्री आकर के कहने को तैयार है, लेकिन उनको मालूम है उनका झूठ टिक नहीं पाता है और इसलिए वो चर्चा से भागते रहे हैं। और इसलिए लोकसभा में मुझे नहीं बोलने दिया जाता, मैंने जनसभा में बोलने का रास्ता चुन लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के फैसले को भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ बड़ा हथियार बताया। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को ताकत देने के लिए ये फैसला लिया गया, लेकिन विपक्ष के गुमराह करने के बाद भी लोग सरकार के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ाने की अपील की। ये नोटों के पहाड़ हमारे अर्थतंत्र को दबोच रहे हैं। काले धन और भ्रष्टाचारियों को वो काम आ रहे हैं। कोई बचने वाला नहीं है। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना जिन्होंने भी 8 तारीख के बाद नए पाप किए हैं, वो तो किसी हालत में बचने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री ने डीसा में बनास डायरी के एक प्लांट का भी उद्घाटन किया। बाद में प्रधानमंत्री गांधीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारी, विधायकों और निगमों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। इसमें नोटबंदी के फायदे को जनता के बीच ले जाने पर जोर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोटबंदी के 50 दिन बाद धीरे धीरे लोगों की परेशानी कम हो जाएगी। उधर विपक्ष ने प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना की है। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन 50 दिन के बाद मैंने हिसाब किताब लगाया है, वो एकदम से धीरे 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 करके पहले जैसी स्थिति की तरफ आगे बढ़ेगा। 50 दिन तक ये कठिनाइयां रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के चलते जनता से केवल 50 दिन दिक्कत की बात कही थी।
लेकिन शनिवार को गुजरात की रैली में उन्होंने 50 दिन के बाद धीरे धीरे लोगों की दिक्कत कम होने की बात कही है। प्रधानमंत्री के इस बयान और संसद में गतिरोध पर दिए बयान पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को पता है कि नोटबंदी का अभियान नाकामयाब हो गया है और उनके पास नोटबंदी के चलते लोगों को हो रही दिक्कत का समाधान नहीं है और वो केवल भाषण दे रहे हैं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया है। साथ ही संसद में प्रधानमंत्री से बहस का जवाब देने की मांग दोहराई है। करोड़ों भारतवासी एक महीने से बैंक और एटीएम के सामने कतारों में खड़े हैं। 111 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री संवेदनहीन है। वो संसद के बाहर बोलते। हमने कभी नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री को नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। हमारी मांग है कि वो आएं, पर हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। कि वो केवल आएंगे और इंटरवीन करेंगे, वो बोलेंगे और चले जाएंगे, वो हमको मंजूर नहीं है। दूसरे विपक्षी दलों ने भी प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना की है। जो थोड़ी बहुत ताकत थी काम करने की वो भी कम गई। सैकड़ों लोग डेथ कर गए। खैर वो अच्छा हो, पार्लियामेंट आकर के डिबेट करे तो सब बातों का जवाब दिया जा सकता है। अब भाषण में कैसे दो। संसद के शीतकालीन सत्र में नोटबंदी को लेकर गतिरोध के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार बाधित रही है। राज्यसभा में जहां विपक्ष चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की मौजूदगी और जवाब की मांग कर रहा है, वहीं लोकसभा में विपक्ष मत विभाजन के नियम के तहत चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री चर्चा के दौरान बहस में हिस्सा लेंगे। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के बीच जांच एजेंसियों के छापे में बड़ी मात्रा में नए नोट जब्त किए गए। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दक्षिण पूर्व दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक लॉ फर्म के दफ्तर पर छापा मारा और 10 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए के नए नोट शामिल हैं। वहीं तमिलनाडु के वेल्लोर में आयकर विभाग के छापे में 24 करोड़ रुपए के नए नोट जब्त किए गए और अब तक 142 करोड़ की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ। वहीं कर्नाटक के चित्रदुर्ग और हुबली में भी 5 करोड़ 70 लाख रुपए के 2000 के नए नोट जब्त किए गए। साथ ही 90 लाख रुपए के पुराने नोट मिले। इसके अलावा 32 किलो सोना मिला है। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी आयकर विभाग ने 7,20,000 रुपए के नोट बरामद किए हैं। तो सीबीआई ने हैदराबाद में डाकघर के अधिकारी के घर से 2000 के नई करेंसी के साथ 65 लाख रुपए पकड़े। जो काउंटिंग चल रही है लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ मिले हैं, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए न्यू करेंसी है और 7.5 करोड़ के आसपास पुरानी करेंसी है। अभी आगे इंटरोगेशन चल रही है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी आगे की कार्रवाई करेगा। नोटबंदी के फैसले के बाद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। नीति आयोग ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से कहा है कि वो इंसेंटिव स्कीम बनाए। इसमें लोगों को कई इनाम दिए जाएंगे और हर हफ्ते लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। साथ ही हर 3 महीने पर यूजर्स को ग्रैंड प्राइज दिया जाएगा। नीति आयोग ने एनपीसीआई से कहा है कि वो योजना बनाते समय गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और लघु उद्योग का ध्यान रखे। इस बारे में दिशा निर्देशों को जल्द जारी किया जाएगा। रेलवे स्टेशन में टिकट बुक कराने में कल से 500 के पुराने नोट नहीं लिए जा रहे, लेकिन इस फैसले से सफर के दौरान और जानकारी नहीं होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक बंद होने और एटीएम में कैश नहीं होने से लोग खुले पैसे के लिए परेशान हैं। 10 दिसंबर से मेट्रो, रेलवे स्टेशन और सरकारी बसों के टिकट लेने के लिए 500 के पुराने नोट बंद कर दिए गए। पहले इनकी मियाद 15 दिसंबर तक थी। पहले से तो 15 तारीख का था, लेकिन बाद में आज बंद हुआ या कल बंद हुआ ये हमको जानकारी नहीं था, क्योंकि समाचार मैंने नहीं सुना था। बहुत ज़्यादा खुले पैसे लेके चलना पड़ता है, क्योंकि 2000 का नोट में कोई पानी नहीं देगा। ये बोला कि 500 का 1000 का नहीं लेंगे, 100 का नोट लेंगे। 100 या 50, 10 जो भी हो वो ले लेंगे, मगर 500 का, 100 का, 1000 का नहीं लेंगे। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद वीके शशिकला को एआईएडीएम के प्रमुख बनाने की मांग को पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का समर्थन मिला है। साथ ही मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने भी उनसे पार्टी महासचिव का पद संभालने का आग्रह किया। पनीरसेल्वम ने यह साफ किया है कि शशिकला के अलावा किसी दूसरे विकल्प पर विचार करना भी बेमानी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दूसरे विकल्प की बात भी करता है तो वो पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता नहीं है।
पार्टी के संगठन सचिव सी पोनैया ने कहा कि जल्द ही पार्टी का अगला महासचिव चुना जाएगा। इस बीच जयललिता के निधन के बाद कल तमिलनाडु सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। इसमें जयललिता को भारत रत्न देने और संसद परिसर में उनकी कांस्य प्रतिमा स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से मांग करने का प्रस्ताव पारित किया गया। The election of the general secretary is concerned, there are rumors, untrue informations in lot of media, press and TV media. They are all not true. No, but there is no competition in the party for the general secretaryship. There is no fight within the party for the post. People are united, all the cadres are united, all the higher level, other office bearers are united. अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 23 और उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इन नामों में प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव का प्रभाव साफ दिख रहा है। शिवपाल यादव ने लखनऊ में इन नामों का ऐलान किया। पहले से घोषित 7 उम्मीदवारों के टिकट भी काटे गए। नए उम्मीदवारों की सूची में कई ऐसे नाम हैं जिनसे अखिलेश यादव की नाराजगी कई बार सामने आई है। राजूपाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद को कानपुर कैंट से प्रत्याशी बनाया गया है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबतुल्लाह अंसारी को मोहम्मदाबाद से प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की स्वार सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कैबिनेट विस्तार कर 6 नए चेहरों को जगह दी है। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा 2 मंत्रियों अर्जुन लाल गर्ग और जीतमल खांट को बाहर कर दिया गया। राज्यपाल कल्याण सिंह ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के साथ राज्य सरकार में मंत्रियों की संख्या 30 हो गई है। सीबीआई ने कल वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। उसके बाद उन्हें 14 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। अदालत ने उनके भाई संजीव और वकील गौतम खेतान को भी 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। कोर्ट में त्यागी के वकील ने कहा कि यह सौदा सामूहिक रूप से लिया गया फैसला था, जिसमें पीएमओ भी शामिल था। पूर्व वायुसेना प्रमुख का कहना है कि पीएमओ से मीटिंग के बाद समिति ने सौदे की शर्तों में बदलाव किए। सीबीआई ने शुक्रवार को एसपी त्यागी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में हुई है। सौदे के तहत 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे थे। आरोप है कि कंपनी ने 423 करोड़ रुपए की दलाली दी थी। इस बीच वायुसेना प्रमुख अरूप राहा ने त्यागी की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उनका यह मानना है कि इससे वायुसेना की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है। A very unfortunate episode, and the incident obviously acts adversely on the reputation of a very professional force, the Indian Air Force. I'm sure that law of the land, the judicial system will delve into it. पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का कल किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया गया। एम्स के मुताबिक सुषमा स्वराज की सर्जरी करीब 5 घंटे तक चली। पीटीआई के मुताबिक सुषमा स्वराज को एक महिला ने किडनी दी जो उनकी रिश्तेदार नहीं है। एम्स का कहना है कि इस ट्रांसप्लांट में एम्स के निदेशक एमसी मिश्रा, वीके बंसल और संदीप अग्रवाल सहित देश के कई प्रख्यात सर्जन शामिल थे। सर्जरी के बाद विदेश मंत्री को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन कामयाब हुआ और वो आईसीयू में आराम कर रही हैं और रिकवरी एज एक्सपेक्टेड हो रही है। उनकी रिकवरी एक्सपेक्टेड लाइंस पे अनइवेंटफुल हो जाएगी अगले कुछ दिनों में और वो अपने काम पे वापस जा सकेंगी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। क्या ये माना जा सकता है कि ये जो नोटबंदी की मुहिम थी, डीमोनेटाइजेशन की जो मुहिम थी, वो कुछ हद तक सफल रही? डीमोनेटाइजेशन से निश्चित रूप से करप्शन पे इम्पैक्ट पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने
बहुत कुछ अच्छा किया है ये 2.5 सालों में, लेकिन इस बार गलती हो गई है। पहले ये नोटबंदी किया बिना तैयारी के, अब वो सक्सीड नहीं हुआ तो अब कैशलेस की बात कर रहे हैं, लेस कैश की बात कर रहे हैं बिना तैयारी के। गरीब तो इस वक्त को कोई बेनिफिट ही नहीं है। इट इज द सिटी के अर्बन एलिट्स आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस डिस्काउंट एंड एक्सचेंज फ्रॉम दिस एक्सचेंज मनी। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है। इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ रहा है। 90 से ज्यादा ट्रेन देरी से चल रही हैं। 28 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है और 4 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी कई उड़ानों में देरी हुई है तो 5 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। पूरा उत्तर भारत इस वक्त घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। सड़कों पर घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। लोगों को गाड़ियां चलाने में मुश्किल हो रही है और दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। दिल्ली की तरफ अगर हम जाएं तो जीरकपुर से ही आपको पता लग जाएगा कि कोहरा किस कदर गिरा हुआ है। विजिबिलिटी 0% है और कार चलाने में इतनी दिक्कत आती है कि आप हेडलाइट भी ऑन कर दो, ब्लिंकर भी ऑन कर दो, लेकिन सामने से हमेशा खतरा बना रहता है कि कब कोई दूसरा व्यक्ति कार में आके ना लग जाए। कोहरे से ट्रेनों की आवाजाही पर भी खासा असर पड़ रहा है। ट्रेनें देरी से चलने और रद्द होने के चलते लोगों को रातें स्टेशन पर गुजारनी पड़ रही हैं। एयरपोर्ट का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बिहार संपर्क क्रांति गाड़ी है, वो 12 घंटे लेट है। 12 घंटे से अभी कभी ये टाइम बता रहे हैं, कभी वो टाइम बता रहे हैं। आकर के खड़े होकर के वेट कर रहे हैं। ट्रेन बहुत लेट है, 8-8 घंटे 9-9 घंटे ट्रेन लेट आ रही है और लेट बढ़ती जा रही है। हम लोग इतनी परेशानी हो रही है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में लोगों को घने कोहरे और ठंड से जूझना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं कोहरे की वजह से बीती रात जौनपुर आजमगढ़ हाईवे पर 2 वाहनों की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 6 जख्मी हो गए। घायलों ने बताया कि रोडवेज बस की एक हेडलाइट बंद होने और घने कोहरे के कारण यह हादसा हुआ। वहीं बिहार के नालंदा जिले में भी बीती रात एक बस के गड्ढे में गिरने से 6 यात्रियों की मौत हो गई। हादसा मिसिया गांव के नजदीक हुआ जब बस ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख सहायता राशि देने का ऐलान किया है। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में एक निर्माणाधीन मकान के अचानक ढह जाने से 8 मजदूरों की मौत हो गई है। भारत दौरे पर आई वियतनाम की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष गुएन थी किम ग्यान ने कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी मुद्दों समेत क्षेत्रीय मसलों पर भी बातचीत हुई। इस दौरान वियतनाम के संसद का प्रतिनिधिमंडल भी साथ था। गुएन थी किम ग्यान ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की। इसके अलावा सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद कर्ण सिंह भी उपस्थित थे। तुर्की के इस्तांबुल में एक फुटबॉल स्टेडियम के बाहर 2 बम धमाकों में कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। तुर्की के गृह मंत्री के मुताबिक पहला धमाका पुलिस दस्ते को ले जा रही एक बस को निशाना बनाकर किया गया, जबकि दूसरा धमाका स्टेडियम के ही नजदीक आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया। हालांकि धमाके से पहले ही फुटबॉल मैच खत्म हो चुका था। तुर्की में बड़े शहरों पर चरमपंथी हमलों की घटनाएं हाल के महीनों में बढ़ी हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। नाइजीरिया के ओयो में एक निर्माणाधीन चर्च की छत गिरने से 60 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त चर्च में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। चर्च के निर्माण का काम कल तक पूरा किया जाना था। पुलिस ने मामले के पीछे साजिश की आशंका जताई है और छानबीन कर रही है। इससे पहले 2014 में एक बहुमंजिला गेस्ट हाउस गिरने से नाइजीरिया में ही 116 लोगों की मौत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सीरिया से संबंधित प्रस्ताव पर हुए मतदान में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। भारत के साथ 35 देश भी अनुपस्थित रहे। प्रस्ताव में सीरिया में तत्काल संघर्ष विराम और युद्ध में तबाह हो गए देश में सहायता मुहैया कराने की मांग की गई। हालांकि कनाडा की अगुवाई में लाए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 122 और इसके खिलाफ 13 मत पड़े। पीटीआई के मुताबिक भारत अपने परंपरागत दृष्टिकोण के कारण मतदान से अनुपस्थित रहा।
2001 के बाद पहली बार ओपेक और गैर ओपेक देशों में उत्पादन कम करने को लेकर बनी सहमति के बाद कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। रूस समेत 11 देशों ने ओपेक देशों के साथ कच्चे तेल का उत्पादन कम करने का फैसला किया है। ये देश हर दिन 5,58,000 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन कम करेंगे। शनिवार को वियना में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और की कीमतों में और भी ज्यादा इजाफा हो सकता है। पिछले हफ्ते 13 सदस्यीय ओपेक संगठन ने कच्चे तेल का उत्पादन 12 लाख बैरल प्रतिदिन घटाने का फैसला लिया था, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत ने मुंबई टेस्ट की पहली पारी में 51 रन की बढ़त हासिल कर ली है। टीम इंडिया आज 7 विकेट पर 451 रन से आगे खेलेगी। दिन का खेल खत्म होने तक कप्तान विराट कोहली 147 जबकि जयंत यादव 30 रन बनाकर खेल रहे थे। इससे पहले इंग्लैंड के 400 रन के जवाब में भारतीय टीम ने अच्छी शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने आदिल रशीद की गेंद पर आउट होने से पहले 136 रन की शानदार पारी खेली। उनके अलावा चेतेश्वर पुजारा ने भी 47 रन का योगदान दिया। भारत जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल एक रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 5-3 से हराकर लगातार दूसरी बार ये जीत दर्ज की। खिताब के प्रबल दावेदारों में शुमार भारत की शुरुआत हालांकि अच्छी नहीं रही, लेकिन 23वें मिनट में परविंदर सिंह के पहले गोल के बाद टीम ने शानदार वापसी की। दूसरे हाफ में हरमनप्रीत सिंह, सिमरनजीत सिंह, वरुण कुमार ने गोल करके भारत को जीत दिला दी। वहीं उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने ओडिशा के राउरकेला में बीजू पटनायक ग्रामीण हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस चैंपियनशिप में ओडिशा की कुल 1458 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये नज़ारा है बीजू पटनायक ग्रामीण हॉकी चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह का। राउरकेला के हॉकी स्टेडियम में ऐसा दृश्य कम ही देखने को मिलता है। इस दौरान ओडिशा के आदिवासी गांव से आए 10,000 से ज्यादा हॉकी खिलाड़ी मौजूद थे। चैंपियनशिप का उद्घाटन करने आए उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी खिलाड़ियों के इस सैलाब से काफी प्रभावित नजर आए। इस दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय जनजातीय मंत्री जोएल ओराम के अलावा पूर्व हॉकी खिलाड़ी और राज्यसभा सांसद दिलीप तिर्की भी मौजूद थे। मैंने कभी स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल देखा है, कभी कभी पॉलिटिकल या कल्चरल मीटिंग्स भी देखी हैं, मगर स्पोर्ट्स की मीटिंग इतने बड़े स्टेडियम में कभी नहीं देखी। इतना बड़ा हॉकी टूर्नामेंट दुनिया में कहीं नहीं होता है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने छोटा नागपुर इलाके के आदिवासी खिलाड़ियों की तारीफ की। ये कभी कभी ओलंपियन से मिलने का मौका मिला है, मगर इतने ओलंपियन से एक साथ मिलने का कभी मौका नहीं मिला। नौजवानों ने इस खेल को जारी रखा है और यहाँ की सरकार ने और यहाँ के सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको पूरी तरीके से एनकरेज किया। ओडिशा के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों की करीब 1,500 टीमें अगले 60 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। कैमरा पर्सन सरोज के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, राउरकेला। मशहूर शायर और पूर्व राज्यसभा सदस्य जावेद अख्तर को शनिवार को जश्न अदब अवार्ड से नवाजा गया। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने उन्हें यह सम्मान दिया। समारोह के दौरान सिनेमा और साहित्य, उर्दू, हिंदी अदब और गंगा जमुनी तहजीब के अलावा दूसरे साहित्यिक विषयों पर कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। अगर शायरी सिर्फ दिल ही दिल है तो थोड़ी देर आपको अच्छी लगेगी और फिर आप उस इमोशन को ओवरकम कर लेंगे। अगर दिमाग ही दिमाग है तो आपको लॉजिकल तो लगेगी, दिल को नहीं छुएगी, लेकिन वो ख्याल जो जज्बात में ढल गया हो वो है अच्छी शायरी। हिंदी फिल्मों में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार का आज जन्मदिन है। उन्होंने मुगल आजम, गंगा जमुना, लीडर और राम और श्याम जैसी शानदार फिल्में की।
आइए नजर डालते हैं दिलीप कुमार के सुनहरे फिल्मी सफर पर। लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन, सिनेमा के व्याकरण के 4 शब्द, लेकिन इन शब्दों के साथ जब दिलीप कुमार जैसे शब्द का उच्चारण होता है तो जो समा बनता है उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। बचपन बीता बनी मोहब्बत 4 दिनों का खेल। मेला, शहीद, आन, देवदास, नया दौर, मधुमती, यहूदी, मुगल आजम, गंगा जमुना, लीडर और राम और श्याम जैसी फिल्मों में उनका अभिनय आज भी एक मिसाल है। एक तंग दिल शहंशाह मौत से ज्यादा किसी को दे भी क्या सकता है। जब मुअर्रिख सलीम के खून से अनारकली और उसकी मोहब्बत की तारीख लिखेगा तो उसमें शहंशाह अकबर की मौत पहले होगी। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से रंगीन फिल्मों के सफर के दौरान दिलीप कुमार ने हर किरदार को बखूबी अंजाम दिया। जब ऐसे चिकने चेहरे, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी। बेजोड़ अभिनय की वजह से वो ट्रेजेडी किंग भी कहलाए। ए भाई साहब, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, उसको अस्पताल पहुंचाना है। भाई साहब वो मर जाएगी, आपके बच्चे जिए। हालांकि बतौर हास्य अभिनेता उन्होंने एक अलग छाप छोड़ी। दिलीप कुमार को अभिनय के लिए पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। 1995 में फिल्म का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत रत्न से सम्मानित मशहूर सितार वादक और संगीतज्ञ पंडित रविशंकर की आज पुण्यतिथि है। उनका जन्म 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में हुआ था। संगीतकार के रूप में सत्यजीत रे के अपू ट्रिजौली, रिचर्ड एटनबर्ग की गांधी और फिल्म पांथेर पंचाली में संगीत दिया। रविशंकर भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। राज्यसभा सांसद भी रहे। 11 दिसंबर 2012 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जाने माने मशहूर कवि और गीतकार कवि प्रदीप की आज पुण्यतिथि है। 6 फरवरी 1950 में मध्य प्रदेश में जन्मे प्रदीप ने ऐ मेरे वतन के लोगों और चल चल रहे नौजवान जैसे बेहतरीन गीत लिखे। प्रदीप को पहचान 1940 में रिलीज हुई फिल्म बंधन से मिली। 1943 में किस्मत फिल्म का गीत दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है बहुत ही मशहूर हुआ। इस गीत के बाद ब्रिटिश सरकार ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश तक दे दिया। प्रदीप ने 71 फिल्मों के लिए 1700 गीत लिखे। 1998 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया और इसी साल 11 दिसंबर को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। दूर तेरा गाँव और सके पाँव, फिर भी तू हरदम आगे बढ़ा कदम, रुकना तेरा काम नहीं चलना तेरी शान, चल चल नौजवान, चल चल नौजवान। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। संसद में नहीं बोलने देने के प्रधानमंत्री के बयान पर राहुल का जवाब, कहा एक तरफा बातों से ही परेशान हो गई है जनता, ईमानदारी से संसद में सवालों का दे जवाब। शशिकला को एआईएडीएमके की कमान सौंपने की तैयारी, मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किया समर्थन, कहा दूसरे विकल्प की बात भी बेमानी।
देश भर में आयकर विभाग के छापे, 5 जगहों पर 33 करोड़ से ज्यादा के नए नोट बरामद। दिल्ली में एक लॉ फर्म से भी बरामद हुए 2.5 करोड़ के नए नोट। इस्तांबुल में फुटबॉल स्टेडियम के बाहर बम धमाके, 29 की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। सुरक्षा बलों को ले जा रही बस को निशाना बनाकर हमला। और जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत की लगातार दूसरी जीत, इंग्लैंड को 5-3 से दी शिकस्त, क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत।